नमस्कार। मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, बीए सेम 3 के विद्यार्थियों के लिए आज कवि धूमिल की कविताओं पर बात करूंगी। धूमिल की कविताएं एमए सेम 4 के विद्यार्थियों को भी पढ़नी है। धूमिल का जन्म 1936 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वे सन 70 के दशक के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में मोहभंग की चेतना है और उनका तेवर आक्रामक है, लेकिन भदेसपन लिए हुए उनकी भाषा है। उन्होंने आईटीआई वाराणसी से 1958 ईस्वी में विद्युत में डिप्लोमा किया और वहीं पर अनुदेशक के रूप में बहाल हुए। बाद में सुपरवाइजर के रूप में उनका स्थानांतरण वलिया होता है, जहां उन्हें काव्य साधना करने का मौका मिलता है और वहीं पर उन्होंने अपना नाम धूमिल रखा था। धूमिल का वास्तविक नाम है सुदामा पांडे। धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार का गंवेपन है, एक भदेसपन है और उनके व्यंग में भी एक असरदार छवि है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। अपनी लंबी कविताओं के लिए धूमिल जाने जाते हैं। पटकथा उनकी लंबी कविता है। जिस तरह अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है, उसी तरह पटकथा धूमिल की लंबी कविता है, जिसमें आजादी के तुरंत बाद के खुशनुमा माहौल का जिक्र है। कविता की पंक्तियां हैं, इस तरह जो था उसे मैंने जी भरकर प्यार किया और जो नहीं था उसका इंतजार किया। इंतजार किस बात का था? स्वाधीनता के बाद सभी के लिए रोटी, रोजगार और बीमारी से मुक्ति और अच्छी शिक्षा। लेकिन क्या यह संभव हो पाया? वह इंतजार इसलिए था कि नई आजाद सरकार यही सब वादे करती थी, यही सब सपने दिखाती थी, लेकिन यहां पर कवि को मोह भंग हो जाता है। जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति, मनुष्यता, वे सारे शब्द थे, सुनहरे वादे थे, खुशफहम इरादे थे, सुंदर थे, मौलिक थे, मुखर थे। मैं सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। ये पटकथा जो कविता है, धूमिल की प्रसिद्धि का बहुत बड़ा कारण है। धूमिल ने जो महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं, उसमें मोचीराम उनकी लंबी कविता है। लोहे का स्वाद छोटी कविता। लोहे का स्वाद जो कविता है, उसकी पंक्तियां सुनिए। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। कविता छोटी है, कम शब्दों का प्रयोग है, लेकिन कवि जो अपनी बात कहना चाहते हैं पूरी ईमानदारी के साथ कहते हैं और कविता असरदार बन पड़ी है। मैं हूं कविता की पंक्तियां। मुझे लिखो, मैं कटी हुई अंगुलियां हूं जिसे भूख ने खा लिया है। मैं हूं अथाह रुदन अंधकार के आर पार, जिसे एक टूटे हुए हृदय ने खुद को जोड़ने के लिए गा दिया है। और तुम कहते हो कवि एक सुंदर बगीचा है, जिससे अपने लिए तुम एक एक शब्द फूल तोड़ सकते हो। तोड़ो, मगर मत भूलो कि इस बगीचे को एक आदमी ने अपने खून से सींचा है। एक बगीचा है जिसकी 4 दीवारों के पीछे कुछ भूखे बच्चे
आंख में चौली खेल रहे हैं। मत भूलो कि कवि एक कुनबे का अगवा है, जिसके सदस्य आजादी को आक्रमण की तरह झेल रहे हैं। धूमिल आगे कहते हैं, कवि एक मजबूत बैंकर है, जहां खाली वक्त में तुम अपने जूते उतार सकते हो, बंदूक टेक सकते हो, मगर मत भूलो कि कवि एक खौलता हुआ आंसू है, रक्त सिक्त उत्तप्त, जिससे तुम अपनी ठिठुरी हुई करुणा सेक सकते हो। कवि एक लय है, थकान में गिरी हुई, क्या तुमने सुना? और तुम्हें खुशी है, मगर मत भूलो कि कवि व्यावहारिकता की बटी हुई रस्सी से झूलती हुई संवेदना की खुदकुशी है। कवि और कविता के बारे में धूमिल के ये विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी संवेदना के साथ कवि ने ये पंक्तियां लिखी हैं और कविता का विषय भी संवेदना का ही विषय है। जो कविता लिखते हैं और जो पढ़ते हैं उनमें एक प्रकार की संवेदना जागती है, मनुष्यता जागती है। जब उनके कवि मित्र थे, 1964 में मोचीराम लिखने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था, तो एक पेशा को केंद्र में रखकर कवि धूमिल ने मोचीराम नाम की लंबी कविता लिखी है और इसका जो शिल्प है उसकी सराहना होती है और इसे कुछ विद्वान धूमिल की सर्वश्रेष्ठ कविता भी मानते हैं। जैसा कि बताया गया, पहली बार इसे 1964 में लिखा गया था और बाद तक भी इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। इसमें एक मोचीराम बोलता रहता है आदमी के बारे, जिंदगी के बारे। कविता की पंक्तियां हैं, रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। जब मोची के सामने कोई व्यक्ति अपने जूते की मरम्मत के लिए आता है तो मोचीराम के मन में किस तरह से सवाल खड़े होते हैं। और असल बात तो यह है, कविता की पंक्तियां, और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाव से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है। सिर पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। इसमें आम आदमी की जो स्थितियां हैं उस पर एक साधारण सा व्यक्ति मोची किस तरह से अपनी राय रख रहा है। आगे की पंक्तियां हैं, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुरा लिया है। उस पर उम्मीद की तह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और लड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूं। जूते की हाल देखकर मोची कहना चाहता है कि इस पर क्यों पैसा फेंकना चाह रहे हो। आगे की पंक्तियां हैं, अगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, मैं महसूस करता हूं भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। कितनी संवेदनात्मक पंक्तियां हैं। एक मोची का घर बार, उसकी रोजी रोटी अगर फटे हुए जूते आएंगे तभी चलेगी, लेकिन वह यह कहने का साहस करता है कि बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंक रहे हो, कुछ नया खरीद लो। लेकिन यहाँ पर जब वह व्यक्ति कहता है कि कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो, तो कवि
कि जो संवेदना है एक मोची के प्रति कितनी बढ़ जाती है। आगे की पंक्तियां हैं। एक जूता और है जिससे पैर को नाथ कर एक आदमी निकलता है। सैर को न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे कहीं जाना नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। मोची के पास एक धनवान व्यक्ति आता है जो अपनी रौब गांठता है। मोची उसे हिटलर का नाती बताता है। कविता की पंक्तियां हैं। वह कोई बनिया है या विसाती है मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांटो, उसे काटो, हियां ठोको, वहां पीटो, घिसा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है। सड़क पर आतियों जातियों को वानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंककर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। एक धनवान व्यक्ति सामने के गरीब व्यक्ति से काम तो करवा लेता है लेकिन उसकी इंसानियत कहाँ चली जाती है। पैसे देने के नाम पर वह एक वानर की तरह बन जाता है। कवि ने यहां साफ नट बन जाता है यह कहकर एक प्रकार से भदेश मुहावरे का भी प्रयोग किया है। आगे की पंक्तियां हैं। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। जब इस तरह का व्यवहार किसी पेशेवर व्यक्ति को जो केवल अपने श्रम के बल पर जीवित रहता है तो वो कहीं ना कहीं से आहत होता है। इसका कवि ने अच्छा वर्णन किया है। आगे की पंक्तियां हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रणियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखी हैं और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस वसंत को ही लो। यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। मोची यहाँ सड़क के किनारे अपने काम तो कर रहा है लेकिन उसे मौसम की जानकारी है। उसे मौसम की जानकारी है, मौसम के परिवर्तन की जानकारी है, वसंत के आगमन का उसे आभास है और जो लाल लाल फूल पेड़ों पर खिल रहे हैं उसके बारे भी वो बात करता है। सिर्फ अपना काम नहीं करता, मौसम की भी बात करता है। आगे की पंक्तियां हैं। सच कहता हूं, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कामजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। अंतिम खंड है
कवि धूमिल ने लिखा है, जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। अंत तक आते आते कविता में जो संवेदना है आम आदमी के प्रति, जो शोषित पीड़ित जन है उनके प्रति, यहाँ पर कवि इन सारी बातों को सामने रखते हैं और सूक्तियों की तरह पंक्तियां कह जाते हैं, जिस तरह से दिनकर अपनी कविताओं में सूक्तियों का प्रयोग करते रहे हैं। धूमिल की दूसरी कविता है अकाल दर्शन। नागार्जुन ने अकाल पर जो कविता लिखी थी उसका नाम अकाल और उसके बाद। अकाल दर्शन, यह कविता की जो पहली पंक्ति है उसमें भूख कौन उपजाता है, यह सवाल खड़ा किया है धूमिल ने। सन 60 का जो दशक था, बहुत बार अकाल की स्थिति आई। 1967 में झारखंड क्षेत्र में भी अकाल की स्थिति बनी थी। तो इस अकाल से लोग परेशान थे और उसके बाद अकाल के समय और उसके बाद की जो स्थितियां होती हैं उस पर कवियों ने बहुत सोचा है, लिखा है। धूमिल की पंक्तियां हैं, और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूं और उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है और न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं पेड़ों को नंगा करते हुए, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। यह जो अकाल है, यह जो महामारी है, ये हर सदी की एक बहुत बड़ी विडंबना है, जिसमें लाखों लोग, हजारों लोग प्रभावित होते हैं। और कवि क्योंकि अपने समय को वाणी देते हैं, कवि अपने समय को युगबोध से जुड़ी हुई कविताएं होती हैं, तो यहाँ पर कवि ने उसी युगबोध को हमारे सामने रखा है। अंतिम पंक्तियां हैं अंतिम खंड की। वे चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, और मैं सोचने लगता हूं कि उस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंख्य लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की चूजी है। व्यंगपूर्ण लहजा कवि धूमिल का था और उन्होंने जो पंक्तियां लिखी हैं सूक्तियों की तरह लिखी हैं। इस कविता में भी इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। रोटी और संसद की पंक्तियां हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खिलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। कवि धूमिल अपनी कविताओं के जरिए बहुत कम शब्दों में अपने युग की बेचैनी, तड़प और अपने सपने को जाहिर करने में आगे रहे हैं।